स्टूडेंट, तो जेनेटिक्स के इस वीडियो नंबर 3 में हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, फिर इनका आगे एग्जांपल्स देखेंगे, कहाँ पे ये फेल हो जाते हैं ये देखेंगे। तो इसमें जो हमने पाँच सेकंड में हमने क्या देखा था, 5 सेकंड में हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे उन्होंने कैरेक्टर को निकाला, टेस्ट क्रॉस क्या है, कितने कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम कंक्लूजन देखेंगे कि क्या कंक्लूजन आखिर निकला। तो पहला जो कंक्लूजन निकला था वो निकला था डोमिनेंसी का, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें जो पॉइंट्स है वो देखते हैं पहले। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो मेंडल ने उसको क्या बोला था, फैक्टर बोला था, ठीक है ना। तो कैरेक्टर्स जो है वो डिस्क्रीट यूनिट जो है वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, जिसे मेंडल ने फैक्टर्स बोला था। और उस फैक्टर्स को अभी हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन नाम किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था, है ना। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर। तो देख सकते हैं कि जीन जो होता है वो क्या है, वो पेयर में ऑकर होते हैं, है ना, पेयर में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे क्या, ये जीन है, ये क्या है, ये पेयर में है ना। फैक्टर जो है ये पेयर में है। और ये जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये एलील्स है। ये क्या है, एलील्स है ना। समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर मेंबर। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये ही मेन पॉइंट है इस लॉ का, यही मेन पॉइंट है इस लॉ का, जिसमें ये बोला गया है कि जो एक मेंबर है वो डोमिनेंट होगा, है ना, और दूसरा मेंबर जो होगा वो रेसेसिव होगा अगर वो हेट्रोजाइगस है तो। ठीक है, पहले ही लाइन में लिख दिया कि अगर डी सिमिलर पेयर है तो, यानी डी सिमिलर पेयर कहने का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल टी है वो हमारा डोमिनेंट होता है स्मॉल टी पे, तभी तो इसका जो फिनोटाइप होता है वो होता है टॉल। ठीक है, ये जो फिनोटाइप इसका होता है ये होता है टॉलनेस का, है ना। तो तभी होगा जब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी पे डोमिनेट करेगा। अगर ये डोमिनेट नहीं करता तो फिर कुछ और फिनोटाइप निकलता है। बट अगर ये डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल टी अगर ये डोमिनेट कर रहा है, अगर ये डोमिनेटिंग नेचर का है, तो क्या होगा, ये जो प्लांट का फिनोटाइप होगा ये होगा टॉल। ठीक है, समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। F1 जनरेशन में जो पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में कौन आ रहा है, अगर हम क्रॉस करेंगे टी क्रॉस स्मॉल टी का, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो आएगा वो जो चारों प्रोजनी होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होंगे उसके चारों प्रोजनी, है ना, ये होंगे चारों प्रोजनी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही तरह का मेंबर है, चारों एक ही तरह के मेंबर है। तो ये जो मेंबर है और ये सारे जो है एक फिनोटाइप को दिखाएंगे, वो होगा टॉलनेस, है ना। तो ये सारे एक फिनोटाइप को दिखाएंगे, टॉलनेस के फिनोटाइप को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी पे। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। F1 और F1 में ही देखेंगे, F2 में नहीं देखेंगे, क्योंकि F2 में जो है वो कैरेक्टर जो F1 में नहीं दिखा था, यानी डॉर्फनेस का कैरेक्टर वो F2 में आ चुका था, इसलिए F1 में ही देखेंगे। F1 में देख लिए एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ F2। तो यहाँ पर देखेंगे कि F1 में क्या होता है, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो F1 में सारे के सारे डोमिनेंट हो जाते हैं। बट अगर हम F2 के बारे में बात करें, है ना, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम F2 के बारे में बात करें तो F2 जनरेशन में क्या है हमारे पास, कैपिटल टी, है ना, फिर है कैपिटल टी स्मॉल टी, दो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर होंगे स्मॉल टी। तो ये चारों प्रोजनी में आप देख सकते हैं कि ये तो तीनों टॉल है, बट ये जो अकेला रह गया ये है हमारा डॉर्फ, ये है डॉर्फ। तो ये जो कैरेक्टर है ये पेरेंट कैरेक्टर के दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट जो था वो टॉल है और डॉर्फ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F2 के बारे में अगर हम बात करें, ये F2 जनरेशन है, F2 के बारे में बात करें तो दोनों ही कैरेक्टर F2 में आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर हम मोनोहाइब्रिड F1 के बारे में बात करें तो एक्सप्रेशन होता है डोमिनेंट कैरेक्टर का, और अगर हम F2 के बारे में बात करें तो दोनों ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2 जनरेशन। तो अब देखते हैं कि F2 जनरेशन में 3:1 कैसे हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चार हमारे पास जो है चार प्रोजनी बने यहाँ पे, है ना, चार प्रोजनी बने, एक ये दो, ये तीन और ये चार, है ना। तो अब हम देखते हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1 मेरा। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 4, जिसमें से 3 जो है हमारे टॉल है 1:1 और एक जो है हमारा डॉर्फ है। 3 जो है ये टॉल है, और ये जो है ये हमारा क्या है, डॉर्फ है ना, ये हमारा डॉर्फ है। तो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है ये हमें यहीं से पता चलता है, ये डोमिनेंसी वाले केस से पता चलता है कि अगर एक एक्सप्रेशन दूसरे पे डोमिनेट कर रहा है,
F1 जनरेशन में ऐसा कोई भी प्रोजेनी हमें नहीं दिखा है जो कि ये कैरेक्टर शो कर रहा है, यानी रेसेसिवनेस शो कर रहा है ये F1 में हमें कोई भी ऐसा प्रोजेनी नहीं दिखा। बट अगर वहीं हम F2 पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक प्रोजेनी ऐसा दिखता है, रेशियो में दिखता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 4 ही थे उसमें से एक प्रोपोर्शन ऐसा दिखता है जो कि हमारा क्या रहता है, डॉर्फ रहता है। तो यहाँ से हम फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं कि हमारा जो टीन है वो टॉल है और एक है जो वो डॉर्फ है ना। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखो यार, जो भी लॉज थे, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक और लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट ये याद रखना है कि ये जो 2 लॉ हैं हमारे, ये जो 2 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो है ये बेस्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे, है ना। ये जो बेस्ड है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये दोनों जो बेस्ड है ये बेस्ड है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बस। बट वो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, है ना। तो इसे आगे लेकर चलना पड़ेगा, तभी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन भी आता है तो फिर वो बन जाएगा, है ना, ये याद रखेंगे। अब सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलील जो है वो ब्लेंडिंग नहीं शो करता है। तो ब्लेंडिंग के बारे में मैंने पहले बताया था कि ब्लेंडिंग क्या होती है, अगर मिक्सिंग हो जाता है कैरेक्टर्स का तो वो ब्लेंडिंग कराता है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। तो ये कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम F1 जनरेशन के बारे में बात करें तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट है ना। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट है। अगर ब्लेंडिंग शो होती, अगर होती तो, हुई नहीं है, अगर होती तो क्या होता, यहाँ पर सारे टॉल प्लांट है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन अगर हम सेल्फिंग करवाते, ब्लेंडिंग हो जाती, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं कर पाते और सारे आगे वाले जनरेशन में भी टॉल प्लांट ही हमें मिलते। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या कि जो 3 प्रोपोर्शन था हमारे पास, है ना, ये जो 3 प्रोपोर्शन था हमारे पास, ये 3 प्रोपोर्शन, बस यही 3 प्रोपोर्शन जो है ये हमें टॉल मिले और एक प्रोपोर्शन जो था ये था हमारा डॉर्फ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गैमेट सेग्रीगेट हो गए, ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स है ये सेग्रीगेट हुए, सेपरेट हुए, तभी तो हमें लास्टली ये जो डॉर्फ कैरेक्टर है वो दिखा, है ना। लास्टली हमें डॉर्फ कैरेक्टर इसलिए दिखा क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। तो हम देख सकते हैं कि जो पेरेंट कैरेक्टर था टॉल भी हमें मिल गया F2 जनरेशन में और हमें डॉर्फ भी मिल गया F2 जनरेशन में, यानी कि यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो सेपरेट हुए हैं। तो यहाँ देखते हैं जनरेशन, सॉरी, ये ले क्यों नहीं रहा यार, अच्छा चलो ठीक है। जनरेशन थ्रू वन ऑफ दीज नॉट सीन इन F1 जनरेशन। तो हम देख सकते हैं कि F1 स्टेज में जो हमें कैरेक्टर्स नहीं दिखे हैं बट वो भी अब F2 में दिख रहे हैं। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये फॉलो कर रहा है। दो द पेरेंट कंटेंट 2 एलिल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, 2 एलिल है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, द फैक्टर और एलिल ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों जो है वो अलग अलग हो चुके हैं और हर एक गैमेट को बस एक ही फैक्टर मिला है ना, एक ही जीन मिला है। और जब वो फिर क्रॉस होते हैं, जब वो दोनों मिलते हैं तो फिर डिसाइड होता है कि आगे जो जाइगोट है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो होमोजाइगस में क्या होता है, पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर, वाइल हेट्रोजाइगस में क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो आगे आ रहा है ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देख सकते हैं कि अब हम 2 टाइप के जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार सुन लेंगे क्योंकि ये NCERT में है ना। तो मैं बता रहा हूँ पहला हम देखेंगे एलेलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा देखेंगे नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। तो जो एलेलिक जीन इंटरेक्शन है इसमें जो सेम जीन के एलील्स होते हैं, जैसे ये जो सेम जीन के एलील्स हैं, ठीक है, इनका ही इंटरेक्शन होगा और जो कैरेक्टर बनेगा वो इनके ही इंटरेक्शन से बनेगा, है ना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं एलेलिक जीन इंटरेक्शन में, हम पहला तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं, है ना। पहला हम क्या पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ते हैं इसी में को डोमिनेंस। तीसरा हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, जिसका एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप है। फिर हम लीथल जीन पढ़ते हैं। तो लीथल जीन भी मैं बता दूंगा, ABO ब्लड ग्रुप में इसमें कवर अप कर दूंगा, को डोमिनेंस में हमें पढ़ना नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। अगर इन सब के बारे में अगर और वीडियोस चाहिए तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना, जिसमें NCERT से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं वहाँ पर कवर अप कर दूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्नैपड्रैगन के बारे में हमें पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। फिर प्लियोट्रोपिक जीन है, इसे भी हमें पढ़ना है बट अभी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लियोट्रोपिक जीन में एक और स्टार्च ग्रेन का साइज है जो हमें इसमें पढ़ना है। फिर सिकल सेल एनीमिया है। उसके बाद जो हमें नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ना। तो पहले ये देखेंगे जो NCERT में है उसी के बेसिस पे चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये क्या है। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन P वेयर रिपीटेड,
यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट। देखो यार, पी पे लिया गया तो ये सोचा गया कि मतलब दूसरे प्लांट पर भी चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट को लिया गया, तो बहुत सारे प्लांट पे ये जो है सक्सेसफुल कैरेक्टर्स जो है हम देख भी पाए, बट बहुत सारे प्लांट में ये जो लॉ है ये फेल हो गया। तो जब ये लॉ फेल हो गया तो फिर हमने देखा कि मतलब हुआ क्या। तो वही यहाँ पे बात किया जाएगा कि ये जो लॉ था डोमिनेंसी का, ये कहाँ कहाँ पे फेल हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इट वॉज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 हैड फिनोटाइप दैट डिडंट रिजेंबल ईदर ऑफ टू पेरेंट्स। तो हम देख सकते हैं कि किसी किसी पार्ट में क्या होता है, किसी किसी एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ था F1 जनरेशन में, वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा था, वो अपने पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा था। जो अलग हाइब्रिड फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ था वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा था, एंड वॉज इन बिटवीन ऑफ टू। तो वो दोनों के बीच में था, है ना, वो दोनों के बीच में था। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल जो दिया गया है NCERT में वो है एंथ्रीनियम मैजस। एंथ्रीनियम मैजस का एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे देखो, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जिसे हम स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग फ्लावर कहते हैं, है ना। तो इसमें देखा गया कि जब एक मिनट, जब हमने लिया रेड और वाइट कलर का फ्लावर, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में ये बन गया पिंक फ्लावर, ठीक है ना। F1 जनरेशन में ये बन गया पिंक फ्लावर, मतलब ना ही ये रेडिश है और ना ही ये वाइट है, ठीक है, ये टोटली पिंक है। यानी कि यहाँ पर क्या देखा गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। जब अगर हम नॉर्मली मानते तो रेड डोमिनेंट होना चाहिए था, बट रेड जो है वाइट में मिल चुका था, है ना। तो यहाँ पर जो भी डोमिनेंसी शो हुई वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये ब्लेंडिंग नहीं है, इसे ब्लेंडिंग से कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये हमें आगे पता चला जब हमने इसको फिर से सेल्फिंग करा दी, है ना। फिर से इसको जब सेल्फिंग कराया तो इसमें क्या पता चला, जब ये कैपिटल R से मिलता है तो ये फिर से पेरेंट कैरेक्टर दिखा रहा है, यानी कि रेड है ना। ये फिर से पेरेंट कैरेक्टर दिखा रहा है, और जब स्मॉल आर जब रेसेसिव मिल रहा है तो ये भी पेरेंट कैरेक्टर दिखा रहा है जो कि वाइट है। और इसमें जो हाइब्रिड है ना, इसमें जो हाइब्रिड है वो अभी भी पिंक ही है, वो अभी भी पिंक ही है। तो हमें इससे क्या पता चला कि अगर ये ब्लेंडिंग शो करता, है ना, मेन जो हमारा टॉपिक कंफ्यूज जिसमें करते हैं, वो ब्लेंडिंग अगर शो करता तो आगे जो F2 जनरेशन है ना, वहाँ पे भी सारे पिंक फ्लावर ही होने चाहिए थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हुआ और दोनों जो गैमेट्स है वो अलग हुए, दोनों कैरेक्टर्स अलग हुए और सेपरेट क्रॉसिंग ओवर हुआ, और फिर उसके बाद पेरेंटल कैरेक्टर हमको F2 जनरेशन में देखने मिल गया, है ना। F2 जनरेशन में जब हम देख रहे हैं तो पेरेंटल कैरेक्टर यानी कि रेड और वाइट फ्लावर हमें देखने के लिए मिल गया। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि ये जो डोमिनेंसी है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, इसमें भी ब्लेंडिंग नहीं है, डोमिनेंसी इनकम्प्लीट है ना। तो हम देखें, इट इज़ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें यही समझाया गया है कि कैसे क्या हुआ था, जो मैंने अभी बताया आपको। तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हाईलाइट करने लायक है, ये है फिनोटाइपिक रेशियो जो इसका आएगा वो आएगा 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो भी आएगा 1:2:1। कैसे देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि F1 जब भी हम जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो वहाँ पे हम F1 जनरेशन को नहीं F2 जनरेशन के बारे में बात करते हैं ना। तो F2 जनरेशन में हम देखते हैं कि एक जो हमारा प्लांट है उसका फ्लावर है रेड, है ना। एक फ्लावर है रेड, तो ये जो रेड है ये 1, यानी इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल R होगा, तभी तो 1 है ना, तभी तो वो रेड है, क्योंकि वो फुली डोमिनेंट जब होगा तभी वो रेड होगा। अगर डोमिनेंट रेसेसिव दोनों मिले हुए होंगे तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करेगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पिंक फ्लावर है वो दोनों में ही क्या है, 2 है, यानी फिनोटाइपिक भी अगर देखें तो पिंक है 2, अगर जीनोटाइपिक भी देखें तो हाइब्रिड ऐसे भी 2 ही होते हैं। तो ये जो पार्ट है जीनोटाइपिक रेशियो, ये तो सब में सेम ही होता है F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। बट ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है चेंज यहाँ पे आया है ना। और वाइट फ्लावर जो है ये 1 है, स्मॉलर ये होते हैं वाइट फ्लावर जो कि 1 है। तो जो मेन चेंज आया है वो यहीं पे आया है, मेन चेंज यहीं पे आया है ना, फिनोटाइपिक रेशियो में ही आया है। जहाँ पे हम पहले देखते थे 3:1 होता था, है ना, 3:1 होता था, बट अब क्या है 1:2:1 है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है ये याद कर लेंगे 1:2:1। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट, व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंट, वाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव, क्यों जो है कुछ एलील डोमिनेंट हो जाते हैं कुछ रेसेसिव हो जाते हैं। टू टैकल दीज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ए जीन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए जीन डज, है ना। तो जीन क्या काम करता है पहले हमको वो समझना पड़ेगा, फिर हम समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन को आंसर कैसे करें। एवरी जीन एज यू नो नाउ कंटेन द इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट। तो जो भी आप जीन जानते हो तो वो सारे क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रेट यानी कैरेक्टर्स को शो करते हैं, कैरेक्टर को दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, हर एक जीन का 2 कॉपी होता है ना, एक होता है डोमिनेंट का, एक होता है रेसेसिव का,
है ना, बट यहाँ पे ये बताने की कोशिश करेगा एज ए पेयर ऑफ एलिल। तो वो जो होते हैं वो एलिल के पेयर में होते हैं, जीन के 2 फॉर्म होते हैं, वो एलिलिक पेयर में होते हैं। नाउ दीज 2 एलिल नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, ये ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हो, जैसे कि होमोजाइगस में होता है, ठीक है, होमोजाइगस में क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं, बट हेटेरोजाइगस में आइडेंटिकल नहीं होते। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट अंडरगोन अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देखेंगे, वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, तभी जीन का फॉर्म कभी कभी अलग हो जाता है ना, वेरिएशंस आ जाते हैं। तो ये सारे हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीन। अब देखेंगे कि जीन काम कैसे करता है ना, एक इंजाइम की मदद से हम ये समझेंगे, इंजाइम के मैकेनिज्म की मदद से। लेट अस टेक ए एग्जाम्पल ऑफ जीन दैट कंटेन द फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। ठीक है, एक जीन है जो कि इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है किसके लिए, एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, वो खास तरह का एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज, 2 कॉपीज होंगे उस जीन के, ठीक है, वाजिब सा बात है 2 ही होंगे, कैपिटल एक स्मॉल। द 2 एलिलिक फॉर्म लेट अस एज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलिल प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मल एलिल जो है उसका वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और दैट इज नीडेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। ठीक है, एस सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, मान लो ये एस सबस्ट्रेट है, ठीक है, और एक जीन है कैपिटल जी है ना, जब ये फॉर्म में होगा तब ये जो है ये इस सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, ये सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करेगा, है ना, सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें अगर चेंजिंग आएगा तो फिर क्या क्या हो सकता है ना। तो हम देखेंगे थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलिल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब इसको अगर मॉडिफाई कर दिया गया है तो किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पहला, द नॉर्मल या लेस एफिशिएंट इंजाइम। ठीक है, तो जो इंजाइम बनेगा मॉडिफिकेशन के बाद वो क्या क्या होगा, या तो नॉर्मल होगा, या तो लेस एफिशिएंट इंजाइम होगा, या तो नॉन फंक्शनल इंजाइम होगा, कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा, या तो इंजाइम कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन से ये 3 चीज़ हो सकती है ना, मॉडिफिकेशन से अगर नॉर्मल जीन में मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो ये 3 चीज़ हो सकती है, या तो वो नॉर्मल रहे, या तो वो लेस एफिशिएंट रहे, या तो वो कोई फंक्शन ना करे इंजाइम, या तो कोई इंजाइम बने ही ना। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम। इन ए फर्स्ट केस, पहले केस में, यानी कि जब नॉर्मल या लेस एफिशिएंट इंजाइम होगा तो द मॉडिफाइड एलिल इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलिल। तो वहाँ पर देख सकिए नॉर्मल केस था वो, तो जो मॉडिफाइड है वो अनमॉडिफाइड के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, दैट इज रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। तो वो जो है सबस्ट्रेट एस का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। सच इक्विवेलेंट एलिल पेयर आर वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन होता है, बट इफ एलिल प्रोड्यूस इज नॉन फंक्शनल, जब नॉन फंक्शनल होगा या नो इंजाइम होगा तो द फिनोटाइप में भी इफेक्टेड, तो जो फिनोटाइप होगा वो बदल सकता है। ठीक है, फिनोटाइप जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, फिनोटाइप जो है वो क्या है, वो अफेक्ट हो सकता है जब कोई भी इंजाइम ना बने, क्योंकि इंजाइम देखो यार, जो नॉर्मल इंजाइम बन रहा है उससे नॉर्मल फिनोटाइप दिख रहा है, तो जब नॉर्मल ही बनेगा या लेस एफिशिएंट बनेगा तो उससे तो फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर कोई इंजाइम बन ही नहीं रहा तो उससे मेजर चेंज आ सकते हैं फिनोटाइप में, या फिर वो इंजाइम नॉन फंक्शनल हो तो किसी खास मेटाबॉलिज्म को वो एंजाइम इन्फ्लुएंस करेगा, उस मेटाबॉलिज्म से हो सकता है कोई फिनोटाइप चेंज हो जाए, है ना। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलिल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, जो फिनोटाइप है वो डिपेंड नहीं कर रहा है अनमॉडिफाइड एलिल पे, यानी कि जो अनमॉडिफाइड एलिल है उस पर, मतलब सॉरी, डिपेंड कर रहा है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, अनमॉडिफाइड एलिल पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जब एलिल मॉडिफाइड हो जाता है, फंक्शनिंग एलिल जब मॉडिफाइड हो जाता है, प्रेजेंट इन ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट एलिल एंड मॉडिफाइड इज जनरली रेसेसिव एलिल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जब वो मॉडिफाइड हो जाता है तो फंक्शनिंग एलिल जो होता है वो डोमिनेंट एलिल को रिप्रेजेंट करता है, और जो नॉन फंक्शनिंग रहता है वो रेसेसिव एलिल को डिनोट करता है। क्योंकि देखो यार, यहाँ पर मानते हैं, है ना, यहाँ पर बनाते हैं, मान लो ये जी ये फिनोटाइप है, ये सॉरी ये कोई जीन है, ये पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस करता है। जब इसमें मॉडिफिकेशन होगा और ये बन जाएगा या तो जी या तो बन जाएगा जी, तो ये जो रेसेसिव एलिल है ना, ये फिनोटाइप को क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा, ये फिनोटाइप को बहुत अफेक्ट कर देगा, और ये जो जीन है या तो हो सकता है ये नॉन फंक्शनिंग जीन हो। ठीक है, तो एज एग्जाम्पल मैं भी बता रहा हूँ, एज एग्जाम्पल इस एलिल को लिया गया है। ठीक है, तो ये जो नॉन फंक्शनिंग है और नो इंजाइम है, ये दोनों ही इफेक्ट करेंगे किसको, फिनोटाइप को। बट ये जो मॉडिफिकेशन अगर हुआ है, ये मॉडिफिकेशन हुआ है तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा क्योंकि ये फिनोटाइप को इफेक्ट नहीं कर रहा, और जो ये रेसेसिव है ये फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि ये रेसेसिव है, रेसेसिव मान लिया गया इसको, है ना। उसके बाद इस एग्जाम्पल ऑफ एबव रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग इंजाइम। अब देखो यार, यहाँ पर दिया गया है कि रेसेसिव क्यों है, क्योंकि नॉन फंक्शनिंग इंजाइम है या फिर कोई इंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो
आप ऐसा करेंगे, इसको फिर से देखेंगे, है ना। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करेंगे।